दिक्कत हो गई सॉफ्टवेयर में। हाँ, अब समझो फटाफट, पहली बात समझ लो, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने कुछ भी बेसिक्स नहीं पढ़ा है इसका, कुछ भी बेसिक्स नहीं पढ़ा है इसका, तो कृपया करके क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बेसिक्स आने चाहिए। जो नोट्स में पढ़ाया है वो पता होना चाहिए, जो क्लास में पढ़ाया है वो पता होना चाहिए, उसके बिना आज की क्लास वेस्ट है। दूसरी बात, देखो 80% टॉपिक्स, जो 80% क्वेश्चन आएंगे आपके, चाहे वो जेई मेंस में हो चाहे वो नीट में हो, वो सारे हम पहले ही कर चुके हैं। जो हमने क्लास में पढ़ा है वो, प्लस जो हमने जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे वो, उसी में से आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे 80%, 80 भी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ 85%। बचे 20%, जो कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ते हैं 3-4, बस वो एक्स्ट्रा टॉपिक एक बार देख लें तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो मैं आज आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके एक नोट्स आप अलग से बना लेना, जब भी आपका एग्जाम हो कृपया करके इनको एक बार पढ़ लेना। बाकी तो आप जो क्लास का पढ़ रहे हो वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है जो 20%, उस पर ध्यान दे लेना। ठीक है सर, वो इसी में बना दें क्या, नोट्स कॉपी में? हाँ, वो कहीं बना लो, आपको लग रहा है अगर आपके पास 4-5 पन्नों के नोट्स होंगे, 4-5 पन्नों के नोट्स होंगे, आप बना लो। मतलब 4-5, मतलब उसमें आपके सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। इवन आज तक कोई सा भी क्वेश्चन आया होगा आपसे, ऐसा नहीं है जो नहीं होगा। ऐसे में सब चैप्टर्स के करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो डैट फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको 2010 से लेके 2019 या 2020, यहां तक के जितने भी जेई में क्वेश्चंस आए हैं और नीट में क्वेश्चन आए हैं, ये सब बच्चों को अपने आप करने हैं। मैं तो कराऊंगा ही, बट जितना मैंने कराया वेल एंड गुड, जितना मैं नहीं करा पाया बाकी आपको अपने आप करने हैं। और जो प्रॉब्लम्स है वो पूछते हुए चलनी है, इतना टास्क रखो बस। अब ध्यान से सुनो, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, 2010 से 2019 जेई के क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ नीट के क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान रखना। सिमिलरली जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो 2010 से 2019 नीट के तो करेंगे करेंगे, बट साथ ही साथ जेई के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ये है पूरा पैटर्न। आप अगर ऐसे प्रैक्टिस करते हुए चलोगे तब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ज्यादा पुराने करने का कोई मतलब नहीं है, और ज्यादा एकदम लेटेस्ट करने का भी कोई मतलब नहीं है। लेटेस्ट तो अच्छा, चलो ठीक ठीक है, 2018-19 का तो तब भी पैटर्न सेम मैच कर जाता है, बट 2005 से पहले के तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ 2010 से पहले ही मत करो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब एक एक करके टॉपिक देखते हैं। देखो पहला टॉपिक है जो कि मेरे को एनसीईआरटी के साथ ही करा देना चाहिए था, बट मैं कराना भूल गया, वो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कुछ खास याद नहीं करना है, बहुत ही बेसिक सा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बिल्कुल आसान है, नाम से समझ में आ रहा होगा आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होगा। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बनते हैं, कार्बन से। और मेटेलिक मतलब मेटल। तो जहां जिस भी कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, क्या बोला मैंने, जिस भी कंपाउंड में, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप ये पीडीएफ को भी सेव करके रख सकते हो, ये भी आपके लिए, मैं आपके लिए एक शॉर्टकट बना रहा हूं। जिस भी कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, बस वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हो क्या, RMgX। RMgX मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप सब जानते हो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है। अगर जैसे मैं लूँ एग्जाम्पल, आर की जगह मैं CH3 ले लूँ, तो CH3MgX, यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में एक बॉन्ड है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लेना बीच में। कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, बस ये ढूंढना है कहाँ पे कार्बन और क्या कहते हैं मेटल के बीच में बॉन्ड बना है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आवाज तो आ रही है ना मेरी, एक बार ये बता दो। यस सर। चलो चलो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। ये पहला टॉपिक खत्म, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, ये फालतू का टॉपिक है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, मैं कराना भूल गया था आपको। अब दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर इफेक्ट। अब ये इफेक्ट समझ लेना क्या है, बिल्कुल शॉर्ट प्रिसाइज कंसाइज करा रहा हूं, बुक में पढ़ोगे वैसे तो मिलेगा नहीं। एक बार नीट में सवाल आ रखा है इसका, 2015-16 में कब आया था, एक बार क्वेश्चन आ रखा है, और जेई में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। नीट में भी आ सकता है कि 2015 में आया था। अब जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, देखो पहली बात तो ध्यान रखना, ये किस में लगता है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लगता है। सेकंड मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, जिससे आप इसी को रीड कर लोगे तो यहां से भी काम हो जाएगा आपका। एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहली बात। अब होता क्या है, देखो अब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ये असली में बीएससी एमएससी का टॉपिक है, ठीक है। मैंने तो पढ़ रखा है, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अपने को जितना पढ़ना है जिसमें अपना एमसीक्यू सॉल्व हो जाए वो बताता हूँ आपको। देखो ये कहता क्या है ये इफेक्ट, पहले ये सुन लो। ये इफेक्ट ये कहता है कि मान लो आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, अब वो sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है, वो हमारे काम का नहीं है। बस एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या है, 6 लिगेंड अटैच है मेटल पे। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, इसमें जो 4 लिगेंड है वो तो है किस पे, प्लेन पर। प्लेन मतलब ये देखो मेटल के प्लेन पे दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं प्लेनरी लिगेंड्स। और जो 2 लिगेंड्स हैं वो किस पे है, एक्सिस पर, ठीक है। अब होता क्या है कि जॉन टेलर इफेक्ट क्या कहता है कि ये तो जो अभी आपने देखा है कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर कोई नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होगा, इन केस ऑफ, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पूरा हमने जो चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई भी नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होगा, तो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होगा तो उसमें क्या होगा, अभी मैं ये मान के चलता हूं, देखना ध्यान से, कि जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है किसमें, प्लेनरी में, मान लो वो क्या है, एक्स है। ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया, ठीक है। और मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है प्लेनरी वाला, इसको हमने मान लिया वाई पिकोमीटर है, मतलब वाई है। तो अगर नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल जो आपने पढ़ा है, तो मेरे को बताओ नॉर्मल केस में एक्स और वाई क्या होते हैं, कौन बड़ा होता है, एक्स और वाई बड़ा होता है। यहाँ पे PCl5 वाला एग्जांपल मत देना, सब 90 डिग्री पे है। अच्छा आपको नहीं पता, ये हमें आज तक मैंने कुछ पढ़ा है इसके बारे में। आवाज तो आ रही है ना, नो सर। नो सर ना, सर। हाँ तो बस मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, बट जब हमने कुछ डिस्कस नहीं किया मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है। नॉर्मल केस में सबकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है, अगर कुछ डिफॉर्मेशन होती तो हम पढ़ते। याद करो जैसे हमने 11th में PCl5 का पढ़ा था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, बट ऑक्टाहेड्रल में सबका 90-90 डिग्री का एंगल है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में। बट जॉन टेलर इफेक्ट क्या कहता है, जॉन टेलर इफेक्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कि एबनॉर्मल केसेस भी अराइज होते हैं। सुनना क्या बोल रहा हूं, इसी को जॉन टेलर इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एक और नाम याद कर लो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। नॉर्मली तो सारे बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, 6 के 6 बॉन्ड लेंथ सेम होती है मेटल और लिगेंड के, बट जॉन टेलर क्या कहता है कि इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है, कुछ एबनॉर्मेलिटी आती है। अब एबनॉर्मेलिटी क्या आएगी कि जो ये जो आपके जो एक्सिस में जो लिगेंड्स हैं, इसको एक्सिस में भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर में भी कह सकते हैं, जो एक्सिस में जो आपके बच्चों लिगेंड्स हैं
दो पॉसिबिलिटी हो सकती है एबनॉर्मेलिटी की, बताओ क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, खुद सोच के बताओ। सर उसकी लेंथ बड़ी होगी या फिर उनसे हाँ, छोटी होगी, प्लेनरी वे पे है। वेरी गुड वेरी गुड। या तो y x से बड़ा हो जाएगा या y x से छोटा हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होते हैं। अब क्यों होते हैं क्या होते हैं ये अपने को दिमाग नहीं लगाना, बस ये बात ध्यान रखना डिस्टॉर्शन होते हैं। तो जब डिस्टॉर्शन होंगे तो क्या हो सकता है, या तो ये जो एक्सियल लिगेंड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कंप्रेस हो जाएगी, मतलब छोटी हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, एलोंगेटेड हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये कहता है जॉन टेलर इफेक्ट कि जो एक्सिस में जो लिगेंड्स है या फिर इसको हम परपेंडिकुलर में जो लिगेंड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ या तो छोटी हो जाएगी या फिर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रख लो। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, इससे क्वेश्चन कैसा बनता है ध्यान रखो। अब एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल जो होगा, जो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होगा वो कौन से केस में नॉर्मल रहेगा और एबनॉर्मल कौन से केस में होगा। मतलब कोई भी ऑक्टाहेड्रल नॉर्मल कब होगा और एबनॉर्मल कब होगा, हमें ये चेक करना है। ठीक है, नॉर्मल कब होगा और एबनॉर्मल कब होगा ये चेक करना है। देखो नॉर्मल कब होगा, ध्यान से सुन लो, जब वो स्टेबल हो। स्टेबल कब कब हो सकता है ये भी बता देता हूं। स्टेबल कब कब हो सकता है, या तो फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी, या हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी, या T2G की हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी, या T2G की फुल फील्ड की स्टेबिलिटी, फुली फील्ड। अब EG की हाफ फील्ड क्यों नहीं बोला अभी खुद समझ जाओगे। और इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटी होगी, इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, वो क्या शो करेगी, वो जॉन टेलर इफेक्ट शो करेगी। जॉन टेलर इफेक्ट का मतलब या तो बॉन्ड छोटा होगा या तो बॉन्ड बड़ा होगा। अब ये कैसे बड़ा होगा कब छोटा होगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा डिफेक्ट शो करता है कौन सा डिफेक्ट शो नहीं करता है। जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कौन शो करता है और कौन शो नहीं करता है। तो ध्यान रखना, जो भी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा इनमें से कोई ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, कोई भी स्टेबल होगा तो वो क्या शो करेगा, वो नहीं करेगा शो क्योंकि वो नॉर्मल है। उसके अलावा सारे क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे। अब देखो समझाता हूं मैं आपको नॉर्मल क्या होता है। देखो आपने पढ़ा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डी ऑर्बिटल है, सॉरी डी सबशेल जो है वो स्प्लिट हो जाता है T2G और EG में, नीचे T2G ऊपर EG। अब ये मान के चल रहे हैं कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, नीचे भरेगा पहले पूरा फिर ऊपर भरेगा। ये बात ध्यान रखना, पहले नीचे भरेगा फिर ऊपर भरेगा। अब समझो, मतलब हाई स्पिन नहीं, सॉरी मैंने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पहले नीचे भरेगा फिर ऊपर भरेगा। अब समझो, अब खुद सोचो कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल हो सकता है, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में। सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1 2 3। सबसे पहला क्या होगा बताओ, D3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा बताओ, 1 2 3 D6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 D8 हो जाएगा। फिर 1 2 D10 हो जाएगा। और देखो एक और केस, अगर मेरे को बताओ, ये बात समझ में आई कि मैंने क्या किया, पहले ये बताओ, किसको नहीं है पहले बता दो। आगे सर। आगे ना, अगर फुली फिल्ड होगा तो पहला स्टेबिलिटी कहां पे आई, पहली स्टेबिलिटी आई हाफ फील्ड में D3 में, फिर स्टेबिलिटी कहां पे आई D6 में, फिर कहां पे आई D8 में, फिर कहां पे आई D10 में। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन सर पूछूं, हाँ बोलो। यहाँ पे डेल्टा नॉट छोटा है ना पी से। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो पेयरिंग करा रहा है।
इतनी बात याद रख लो। अभी मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूं, अभी मैं आपके सामने दूसरा एग्जांपल भी लेता हूं, आपको मैं बता दूंगा फाइनल रटना क्या है। फाइनल रटना क्या है मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले ये समझने की कोशिश करो, किसी को ये समझ में नहीं आया तो बोल देना मेरे को। ऐसा मत सोचना कि यार मेरे को नहीं आया बाकियों को आ गया, ऐसा मत सोचो, ठीक है। आ गया सर। आ गया, चलो ठीक है। अब देखो, अगर मैं मान के चलता हूं कि ये तो हो गया नॉर्मल केस, जब हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग नीचे हो रही है, मतलब नीचे पेयरिंग हो पा रही है, ऊपर नहीं जा पा रहे, डेल्टा नॉट बड़ा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर डेल्टा नॉट छोटा हो तो तब क्या क्या हो सकता है बताओ, तब बताना मेरे को। पहला क्या होगा बताओ, पहली स्टेबिलिटी कब आएगी बताओ, पहली स्टेबिलिटी कब आएगी? एक दो तीन, पहले तो D3 आएगी, उसके बाद कहां पे आएगी बताओ? उसके बाद D5 D5, दो है ना, D5। फिर कहां पे आ जाएगी? D8, D8 और D10, फिर आ जाएगी D10 पे। मतलब ओवरऑल मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर तो इन दोनों को मर्ज कर दूं तो फाइनली क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है डी की? 4 5 6, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? मर्ज कर दो, समझ में आया? जो कॉमन है वो तो दोनों में होगा, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? यारी बात समझ में क्या कह रहा हूं? ये है आपका, ये है आपका। अब कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ओवरऑल? एक तो D3 हो सकता है, एक D5 भी हो सकता है, देखो यहां से देखो, एक D6 भी हो सकता है, एक D8 भी हो सकता है, D10 हो सकता है। 5 हो गए ना? नहीं है बात समझ में? यस सर। 5 पॉसिबिलिटीज अराइज हो सकती है, आइदर D3, D5, D6, D8, D10, चाहे स्पिन हाई हो चाहे स्पिन लो हो। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है तो ये 5 पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है जहां पे वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो कौन कौन सी है देखो, लिख लो फटाफट। D3, D5, D6, D8, D10। इनमें क्या होगा? जॉन टेलर इफेक्ट शो होगा या नहीं होगा, सोचो। नहीं होगा सर। इनमें नहीं होगा। और बचे हुए जो 5 है, D1, D2, D4, D7 और D9, इनमें होगा, इनमें होगा। तो बस ये बात याद रख लो, ये बात याद रख लो, ये बात याद रख लो। यही रटने वाला कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कौन सा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर लेफ्ट वालों में से होगा तो शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, और राइट वालों में से होगा तो शो कर रहा है। बस इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चले। नो सर। चलो चलो चलो, यही फाइनल याद रखना है आपको, बस फाइनल ये याद रखना है, D3, D5, D6, D8, D10। अब याद करने का तरीका खुद ही ढूंढ लो, कैसे भी करके याद करो, याद करना पड़ेगा, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इसमें कुछ याद करना ही है। पहले D3 वाला कौन सी स्टेबिलिटी T2G की दे रहा है, D5 वाला हाफ फील्ड की दे रहा है, D10 वाला फुल फील्ड की दे रहा है, D6 वाला जब T2G नीचे 6 के 6 भर जाए वो दे रहा है, और D8 वाला कब दे रहा है, जब T2G पूरा भर जाए और EG हाफ भर जाए। बाकी रट लेना, गलती ना हो जाए MCQ में। तो 3 5 6 8 10, या तो ये याद कर लो या वो याद रख लो, 1 2 4 7 9। ये याद रख लेना कौन सा याद कर रहे हो, पता चला मैं उल्टा करके आगे बिल्कुल। चलो, ये टॉपिक भी अपना खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक, तीसरा टॉपिक हमारे पास वो क्या है, वो है ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट, सारे टॉपिक्स मैं आपके लिए पिक करके आया हूं, ये सारे टॉपिक्स आप कर लो, आपका काम बन जाएगा। जैसा मैंने मतलब जो जो मैंने पढ़ा है मुझे पता है, वो पढ़ लो और ये पढ़ लो। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही जेई के लिए ना ही नीट के लिए। इवन मैं बोल रहा हूँ आपका थोड़ा बहुत तो एडवांस भी इसमें कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि उसी में से ये सारे टॉपिक इक्का दुक्का बार आए, ऐसे मत सोचो मेजरली आए, बट यही आपकी रैंक डिसाइड कर देते हैं कभी कभी। यही आपके एमसीक्यूज, मतलब बाकी तो आप कर लेते हो, बट इन क्वेश्चंस को देख के आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो। तो ये भी एक बार सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, तो आप ये भी अच्छे से कर लोगे।
अब ट्रांस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सॉरी, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स रह जाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा एमसीक्यूज के साथ, अगर कुछ एमसीक्यूज के बीच में कोई टॉपिक आ जाए तो। अब ट्रांस इफेक्ट क्या होता है याद रखो। पहली बात ध्यान रखना, ओनली एप्लीकेबल किसके लिए होता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। पहली बात, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हीं के लिए होता है। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और अटैच कैसे होंगे आप जानते हो, कुछ इस प्रकार से अटैच होंगे। अब ये इफेक्ट क्या होता है? देखो इफेक्ट क्या होता है। मान लो मैंने इसमें इस मेटल के 4 लिगेंड लगे हुए हैं, इसमें 4 लिगेंड लगे हुए हैं। जैसे मान लो ए बी सी डी। अब ये इफेक्ट असली में काम कैसे करता है हमारे काम का नहीं है, ये भी बीएससी का टॉपिक है, ठीक है। बस काम क्या याद रखना है जो मैं बता रहा हूं। मान लो कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया, एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, जो क्या बोला कि मुझे क्या होना है, इस पर्टिकुलर ग्रुप में अटैच होना है, इस पर्टिकुलर जगह अटैच होना है। तो समझना, ए बी सी डी में से क्या होगा? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। सुनना मेरी बात। जैसे मान लो इन चारों में से डी डॉन है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना, समझना उसकी ट्रांसपोजिशन वाला रिप्लेस होगा। क्या बोला मैंने? वापस सुनो। ट्रांस इफेक्ट क्या कहता है? जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा, जिसका ट्रांस इफेक्ट सबसे मैक्सिमम होगा, उसकी जो ट्रांस पोजीशन में जो लिगेंड होगा ना, वो रिप्लेस होगा। मतलब ये धक्का मारेगा बी को हटाने के लिए। तो फाइनली मेरे को तो न्यूक्लियोफाइल किसकी पोजीशन पे लगेगा अगर डी सबसे ज्यादा ताकतवर लिगेंड है तो? बी। बी की पोजीशन लग जाएगा। बस यही होता है ट्रांस इफेक्ट, बी की पोजीशन पे लग जाएगा बस। अब 2 क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर बताओ, किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, किसका ट्रांस इफेक्ट कम है। ट्रांस इफेक्ट मतलब ताकतवर कौन ज्यादा है। तो वो ऑर्डर वैसे याद करना पड़ता है आपको, ठीक है। अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, दूसरा क्वेश्चन वही सेम सा है। मैंने अभी दूसरा क्वेश्चन भी समझाता हूं। पहले देखते हैं कि ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर क्या है। अब ट्रांस इफेक्ट का ऑर्डर क्या है? देखो ये बिल्कुल, ये जितनी भी कोचिंगों में सब में एक जैसी ट्रिक सिखाई जाती है ट्रांस इफेक्ट को याद करने की, तो हम भी उसी ट्रिक से याद करेंगे। जितने भी कोचिंग है, हमने भी जब पढ़ा था तब भी हम ट्रांस इफेक्ट इसी तरीके से पढ़ते थे, ठीक है। याद करने का तरीका है, मैंने तो याद किया नहीं था ढंग से, क्योंकि मेरे को याद होता नहीं था। बाकी आप देख लेना, अगर आपको याद हो जाए तो आप इसी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो मैं एक बार ट्रिक बताता हूं आप सबको। पहले तो मैं ऑर्डर लिख देता हूं, CN CO, इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज फॉर्म में लिख देता हूं, होल्ड करो। CN CO NO C2H5 नेगेटिव। इसके बाद कौन आएगा? PR3 और H नेगेटिव। इसके बाद C6H5 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। बिल्कुल रटने वाला टॉपिक है। इसके बाद नहीं, पहले ये सब सेम प्रायोरिटी के, I नेगेटिव SCN नेगेटिव। इसके बाद BR, पहले 4 भी सेम है क्या? हाँ सेम ही मानो। वैसे ऑर्डर में अगर आप एरो हेड छोटा भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम ही मानो। सेम मानोगे तब भी गलत नहीं है, और एरो हेड लगा दोगे तब भी गलत नहीं है। BrCl NH3 और OH। बीच में एक छूट गया शायद से, BrCH, एक सेकंड सोचने दो। BrCH, हाँ बीच में पिरिडीन छूट गया। पिरिडीन PY, फिर इस बाद क्या आएगा? PY/NH3। इतना याद हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसे याद कभी नहीं होगा आपको।
अब इसको याद करने का जो ट्रिक बताते हैं वो ट्रिक देख लो, सब जगह सेम सी ट्रिक चलती है, ठीक है। सना कोई नो इत्थे प्रिया है फना नहीं आई थी। ब्रेड खा ले प्यारी अम्मा। ठीक है, इसके बाद अगर और भी दो और बचे हैं, अगर लिखना चाहो तो वो भी लिख लो। एक आएगा OH नेगेटिव और फिर आएगा H2O, सबसे कम H2O का होता है। फिर इसमें आ जाएगा हाय पानी। सना कोई स्टार्टिंग नो, से बताना। हाँ देखो, सना कोई नो इत्थे प्रिया, पहले तो सना कोई नहीं, कोई नो इत्थे, फिर लिखो प्रिया है, फिर फना नहीं आई थी, फिर ब्रेड खा ले प्यारी अम्मा है वाटर। मैं समझाता हूँ, देखो सना मतलब साइनाइड, कोई मतलब को से मतलब कार्बोनिल, नो मतलब NO, ठीक है, नाइट्रोसो, इथे मतलब इथाइल, प्रिया मतलब PRE3 का मतलब क्या हो गया, ट्राई एल्काइल फोस्फीन, H मतलब हाइड्राइड, फना मतलब फिनाइल, नहीं मतलब ये नाइट्रो, आई मतलब आई, थी मतलब थायोसाइनेटो, ब्रेड मतलब Br, खाले मतलब काले क्लोरीन, है ना, प्यारी मतलब पिरिडीन, अम्मा अमोनिया सॉरी, है हाइड्रोक्साइड, वाटर H2। अब बस इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आएगा, बताओ। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा बता देता हूँ, पहले इसको लिख लो। लिख तो क्या रहो, वैसे तुम लिख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चलते हैं। लिख लिया सर। अब अगर क्वेश्चन देखो, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जाम्पल, मैं MCQ तो नहीं लेके आया आपके लिए। पहला क्वेश्चन तो क्या आ सकता है, ये ऑर्डर से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, आपको चार ऑप्शन, मतलब चार ऑप्शन दे देंगे, है ना, ऊपर नीचे करना सीख जाना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अगर मैं रुको था, अब अगर मैं इसमें NH3 जोड़ूं तो NH3 कहाँ जुड़ेगा बताओ, कहाँ जोड़ूं बताओ। किसी भी पोजीशन पे जोड़ दो। हाँ किसी पे जोड़ दो, क्योंकि चारों ही क्लोरीन है, मान लो मैंने यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, या फिर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा से ले लिया, चलो एक क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे NH से लगे, अब इसमें पहले Cl जोड़ूंगा तो कहीं भी जुड़ जाएगा, ठीक है, Cl जोड़ूंगा तो कहीं भी जुड़ जाएगा, मान लो यहाँ जोड़ दिया। अब अगर मैं इसमें वापस से Cl जोड़ूंगा, अब कहाँ जुड़ेगा बताओ। फर्स्ट वाले NH3 सही पे जोड़ दो। मैं नंबर डाल देता हूँ, एक बार नंबर बताओ, 1 2 3 4, कहाँ जुड़ेगा, फर्स्ट पे 2 पे। फर्स्ट पे क्यों जुड़ेगा, देखो Cl का NH3 से ज्यादा है ट्रांस इफेक्ट, तो Cl के ट्रांस वाला हटेगा, Cl के ट्रांस वाला हटेगा, समझने की कोशिश करो, नहीं आया। देखो NH3 था यहाँ पे और Cl था, Cl को जुड़ना था, तो पहले ढूंढो कि जो लिगेंड अटैच है उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सबसे ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है, Cl का है, तो Cl के सामने जो होगा, वो हटेगा। अरे समझ नहीं आया तो बता देना मेरे को। आ गया सर। आ गया। अब इसमें Cl जोड़ूंगा तो कहाँ लगेगा Cl, फिर कहीं पे भी सर NH में से कोई सा भी हटा के। एक NH3 हटा के लगा दो Cl, हाँ सर।
वेरी गुड वेरी गुड। बताओ कहाँ लगेगा Cl, पहले वाले NH3 पे या तीसरे वाले NH3 पे? अरे जवाब दो सबके सर सब। किसी पे भी लग सकता है ना? सर किसी कहीं पे भी लग जाएगा। कहीं पे भी लग जाएगा। मेरे को बताओ पहले जो आपके सामने लिगेंड दिख रहा है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड कौन सा है? Cl। Cl। तो Cl के सामने से हटेगा ना, NH3 कहां से हटा दिया? Cl के सामने कौन है? Cl। Cl के सामने कौन है? Cl है। Cl के सामने Cl है। तो अब इसमें अगर Cl अटैच करूंगा तो क्या कुछ प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंस आएगा? नो सर। तो इसमें बस यही नहीं था कि स्टॉप स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे नहीं चलेगा, मतलब चल तो रहा होगा बट हमें दिखेगा कुछ नहीं, तो सेम कंपाउंड बनेगा। क्योंकि देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ढूंढो, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट, इसके सामने वाला हटेगा। अब अगर मैं इसमें NH3 जोड़ूंगा अब क्या बन जाएगा बताओ? क्या वापस से पिछले वाले की तरह बन जाएगा? हाँ सर। ये समझना है बच्चों, यही समझने वाली बात है, ध्यान रखना। ट्रांस इफेक्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट ढूंढो और उसके ट्रांस पोजीशन पे हटाओ, सीधी सी बात है। चलो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये वाला टॉपिक। सर हाँ बोलो। सर अभी जो थर्ड वाला जो आपने हाँ बनाया है ना, 2 Cl और 2 NH2 वाला, हाँ। अब इसमें अगर अपन को एक Br- ऐड करना होगा तो कहाँ करेंगे? Cl की जगह? अब Br- ऐड करना है तो Cl क्या जगह हट जाएगा, बस सीधी सी बात है। Cl के सामने, Cl के सामने ओके सर। कुछ भी अटैच करोगे Cl के सामने अटैच होगा हमेशा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो आपने पूछ ही लिया। अब अगर मैं Br- ऐड करूंगा तो Br कहां पे ऐड होगा? कोई भी Cl की जगह लगा दूं? अब बताओ इसमें NH3 ऐड करूंगा तो कहां पे अटैच होगा बताओ? NH3 की Cl जगह सर के Cl की जगह? Br की जगह Cl की जगह? Cl Cl की जगह। Cl की जगह, क्योंकि Br अब स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया तो Br का ट्रांस पे कौन है? Cl है, तो Cl की जगह होगा। इतनी सी बात समझनी है बस आपको। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या करना है ट्रांस इफेक्ट में। यस सर। चलो चलो अब हम चलते हैं आगे। तो हमारे एक कितने मुझसे टॉप तो हाँ, पहले कितने टॉपिक हो गए? 3 हो गए, 4 हो गए? 3 हो गए सर। 3 हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए। चलो अब हम चलते हैं आगे। सर वो ब्रिजिंग ऑफ कार्बन है ना। अभी करा रहा हूं ना, अभी आगे हुआ कहाँ ब्रिजिंग? मैंने थोड़ा बोला टॉपिक खत्म हो गया, सब कराएंगे। अच्छा समय मतलब अरे क्लास अगर खत्म भी हो गई, मान लो टाइम बढ़ भी गया, तो मैंने ये बोला है ना कुछ टॉपिक्स को एक भी नहीं छोड़वाऊंगा मैं आपके। चलो अब चौथा है स्ट्रेचिंग सर कितनी देर फ्रीक्वेंसी। देखो 10-15 मिनट और ले लेता हूँ, एक टॉपिक तो कर ही लें। चलो ब्रिजिंग कार्बन ले लेता हूँ पहले फिलहाल, जब बोल ही दिया तो तुमने। बाकी ब्रिजिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग कार्बन है। देखो एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है और फिर स्ट्रेचिंग है, बस 2 ही टॉपिक है, खत्म कहानी। कर ही लो, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। इसके अलावा एक फेरोसिन बचेगा, फेरोसिन मैं आपको वहीं पढ़ा दूंगा जब मैं EN पढ़ाऊंगा आपको। अभी रुको, अब 3 टॉपिक और हैं, बैठना है बैठ के देख लो, थोड़ा टाइम लग जाएगा बट क्या करें। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। कुछ नहीं होता है, 2 मेटल 2 लिगेंड के साथ आपस में जुड़े रहते हैं, बस ये होता है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। कैसे बता देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये है, तो इस केस में क्या है, जो देखो एक तो ये वाला कोबाल्ट और एक ये वाला कोबाल्ट, ये दोनों लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, इसी को कहते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ कोबाल्ट, ये दूसरा कोबाल्ट, जब भी आपको ऐसा कुछ आकृति दिख जाए मतलब वो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। एग्जाम में ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की IUPAC नेमिंग आती है, इसकी तैयारी कर लो बस।
ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, अब देखो जैसे एक कंपाउंड दे दिया आपको और आपको इसकी आईयूपीएसी नेमिंग पूछी, तो कैसे करना है एक बार प्रैक्टिस कर लो कैसे करना है। सबसे पहला काम तो जो मेटल दिख रहा है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले। तो पहला काम है जो मेटल दिख रहा है आपको, कौन है मेटल, यहाँ पे कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X मान लो। पहले मेरे को बताओ कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना आएगा, सही जवाब देना मेरे को, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 2 कितना आएगा, प्लस 2 2 प्लस, प्लस 2 प्लस नहीं 1 1 प्लस। नहीं, सोच के बताओ कि कंफ्यूज हो गए। सर 2 प्लस कॉम्प्लेक्स के 2 ऊपर प्लस चार्ज कितना आएगा, गलत है 2 प्लस। अब बताओ सही जवाब बताओ। मेरे को बताओ अगर मैंने सर कॉम्प्लेक्स +1 +1, अगर मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 प्लस रख दिया तो SO4 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा बताओ। 2 2 माइनस माइनस। अरे अगर आप जिस तरीके से इसका जवाब 2 प्लस बोल रहे हो तो ये वाला पार्ट ऊपर गया, ये वाला पार्ट ऊपर गया, तो इस हिसाब से तो SO4 के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है आपके हिसाब से, माइनस -1 आ रहा है। मतलब गलत कर रहे हो आप। अब बताओ क्या होगा, सर +4 का चार्ज होगा। +1 +4 का चार्ज होगा बच्चों कॉम्प्लेक्स के ऊपर, समझना, +4 का चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर। मेरे को एक बात बताओ, अच्छा सर SO4 है इसलिए। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पूछता हूँ आपसे MgSO4 में Mg के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस तो आप क्या बोलते हो 2 प्लस। तो आप 2 प्लस कैसे बोलते हो, जैसे जो नॉर्मल बच्चा होता है जिसको पता नहीं होता है कि सल्फेट आयन -2 होता है, वो तो ये दिमाग लगाता है कि सल्फेट के इधर 1 लिखा है तो Mg के ऊपर होना चाहिए +1 और सल्फेट के ऊपर होना चाहिए -1। बट एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, Mg के ऊपर होता है 2 प्लस और SO4 के ऊपर होता है 2 माइनस, और दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब जैसे हम बात करते हैं तो MgSO4 लिख देते हैं। अब मानो कि ये कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स के साथ मैंने लिखा हुआ है SO4 ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो SO4 के ऊपर -1 है, जो कि प्रैक्टिकली गलत है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे यहां पर किया। मेरे को बताओ अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर +4 चार्ज होगा और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होगा, तब हम इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और तब यहाँ 2 आ जाएगा, तब यहाँ 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। यस सर। हाँ सर। यस तो सर। कॉम्प्लेक्स ऊपर +4 चार्ज होगा बच्चों, समझो यही गड़बड़ कर दिया आपने, चलो कोई बात नहीं, यही तो ट्रिक थी। तो कॉम्प्लेक्स ऊपर चार्ज होगा +4। अब NH2 के ऊपर क्या चार्ज होता है, दिमाग लगाओ, लिगेंड के तौर पे याद रखना, -1 याद रखना। OH के ऊपर कितना होता है, अरे OH के ऊपर बताओ ना चार्ज, -1 -1। EN के ऊपर, EN इथाइलिन डायमीन, -2 अरे -2 अरे यार 0 इथाइलिन डायमीन पे कब -2 आने लग गया, पता नहीं कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यार तुम लोग। मैंने बोला ना बेसिक सही नहीं है, तो ये तुम इथाइलिन डायमीन का चार्ज गलत बता रहे हो। अब इसका नाम देखो कैसे होगा, पहले बताता हूँ, नाम बता देता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले लेफ्ट से लिखना चालू करो, पहले लिगेंड का नाम, तो क्या लिखूंगा बताओ, पहले इतने पार्ट का नाम लिखो, क्या होगा बताओ, अरे बताओ, कनेक्शन लॉस्ट हो गया क्या, नहीं सर। तो इसका नाम बताओ क्या होगा। EN का नाम क्या होता है यार, डाई इथाइल नहीं, डाई क्यों आएगा इसमें, याद करो। डायमीन। अरे ऐसे कैसे चलेगा बताओ, फिर तुम बोलोगे सर आप लोग गलत पढ़ा रहे हो, तुमने तो यही याद ही नहीं, एथेन 1,2 डायमीन एथाइलिन डायमीन नाम होता है और इसमें बेस आता है। फिर इसके बाद क्या आएगा, मेटल का नाम आएगा कोबाल्ट। हाँ एक्स की वैल्यू तो निकालो, अब मैंने सब कुछ बता दिया, एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगी। अरे कोबाल्ट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सर +3 +3 आगे क्या सबका, यस सर। अरे देखो 0 कहाँ लिखूं मैं यार, जगह भी नहीं है,
0 प्लस एक्स -1 प्लस एक्स प्लस 0 गिव्स अस +4। तो x प्लस एक्स 2x -2 इक्वल्स टू +4। तो यहाँ से x हो जाएगा 6/2 3। अरे किसी को नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना यार। पहले इतने पार्ट का कर लो, ठीक है। उसके बाद किसका करोगे? इन दोनों ब्रिजिंग लिगेंड्स का करोगे। इनको बोलते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। जो लिगेंड्स ब्रिज पे बैठे हैं उनका करेंगे। तो ब्रिजिंग लिगेंड की नेमिंग के लिए क्या करते हैं? आगे म्यू का सिंबल लगाते हैं। म्यू कैसे? देखो म्यू, अब इसका नाम क्या होता है याद करो, हाइड्रोक्सिडो। और इसका नाम क्या होता है याद करो, अमीडो। तो पहले अल्फाबेट में कौन आएगा? अमीडो। अमीडो। तो पहले करेंगे अमीडो। म्यू अमीडो डैश म्यू हाइड्रोक्सिडो। फिर उसके बाद वापस अब इसका नाम लिखो। इसका नाम कैसे लिखोगे? वापस से वो दो हैं तो क्या हो जाएगा? बिस इथेन 1,2 डायमीन। फिर आएगा क्या? कोबाल्ट 3 सल्फेट। क्लियर? आया क्या थोड़ा बहुत समझ में? हाँ सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल देना सर, तो अभी आईयूपीएससी नेमिंग के 1-2। अरे डालना क्या है, वो तो तुम क्वेश्चंस करोगे अपना आप दिख जाएगा पेपर में। सर मतलब तो प्रैक्टिस के लिए व्हाट्सएप लो ग्रुप पे। प्रैक्टिस के लिए मैं 5 क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूँ, अभी छुट्टी थोड़ी ना करती मैंने। लो प्रैक्टिस तो करवा ही रहा हूँ मैं, यहाँ सारे तरीके जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं करवा देता हूँ। अब इसका करके बताओ। चलो इसका मैं ही करके बताता हूँ। पहले चलो कम से कम NH का मेरे को बताओ। NH का आप गड़बड़ कर दोगे। अगर NH2 का -1 था तो NH का क्या होगा? -2। याद रखना चार्ज। NO2 का -1 होता है, NH3 का 0 होता है। इसका XX मानो। तो पहले तो X निकाल के बताओ क्या होगा। फिर 3 3 आ गया, +3 +3 आ गया, ठीक है। अब NH को देखो, बाकी मैं आपको ये उसमें पढ़ाऊंगा, अमाइन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। देखो NH2 को बोलते हैं अमाइन, तो उसका आयन आता है तो उसको हम बोलते हैं अमाइडो। NH को हम बोलते हैं इमाइन, ठीक है, 2 वैलेंसी होती है। तो इसका आयन आएगा उसको बोलेंगे इमाइडो या इमिडो। अब देखो क्या नाम होगा, पहले लिखेंगे इनका नाम तो क्या हो जाएगा? टेट्रा अमीन। फिर क्या आएगा? कोबाल्ट 3। अब बताओ क्या आएगा? NO2 होता है नाइट्रो, याद करो। ONO होता तो नाइट्राइटो होता। अब क्या आएगा बताओ इसके बाद? म्यू, म्यूनाइट। पहले इमिडो, अमीडो। म्यू, नाइट्रो, ये दोनों हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा बताओ? बताओ। अरे इतना पार्ट हो गया। हाँ, टेट्रा टेट्रामीन कोबाल्ट। अमीन कोबाल्ट। इतना टाइम लाओगे कैसे कवर अप करोगे? इसमें थोड़ा स्पीड चाहिए बेटा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी और बोलूंगा, ठीक है। चलो अब अगला करते हैं। अगला अब थोड़ा तीसरा टाइप का एग्जांपल कर लेते हैं। अब जितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं सारे वेरिएशंस कराता हूं तुम्हें। H2O4 FeOH OH। अब तक दो अलग अलग लिगेंड थे, देखो ब्रिजिंग लिगेंड। इस वाले एग्जांपल में दोनों ब्रिजिंग लिगेंड सेम है। अब मैंने पहले +4 लिख दिया, कंफ्यूजन ना हो जिससे, ठीक है। पहले तो x निकाल लोगे आप लोग, x आ जाएगा यहाँ पे +3 OH पे -1, ये सब आप कर लोगे। अब नाम क्या होगा बताओ? टेट्रा
एक्वा आयरन, Fe को आयरन बोलेंगे 3। अब देखो, अब 2 बार आ रहा है, ये बेसिक आईयूपीएसी नेमिंग आप जानते हो, बट यहाँ पे म्यू म्यू बार बार नहीं लिखना, 2 बार आ रहा है तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले बताता हूं, म्यू डाई हाइड्रोक्सी, देखो दोनों, सॉरी ऑक्सी क्यों आएगा, एन वो है ना लिगेंड है, तो क्या आएगा, डाई हाइड्रोक्सीडो। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, 2 बार आया तो डाई लगा दिया, बट ऐसा नहीं जैसे वहां पे आप 2,2 डाई मिथाइल करते थे, यहाँ 2,2 2 बार नहीं आएगा, म्यू 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 एक बार ही आएगा, हमेशा याद रखना, अलग अलग के लिए लिखोगे तब अलग अलग के लिए सेपरेटेड म्यू आएगा, म्यू का मतलब कि ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या है, ब्रिज पे है, ये बात ध्यान रखना, यही गड़बड़ करवाएंगे, वो ऑप्शन में 2 बार म्यू लिख देंगे, वहीं बच के चलना है आपको। इसके बाद क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। अरे नहीं आया तो पूछ लो क्या बोल रहा हूं मैं, आ गया सर। आ गया, चलो आगे सर। चलो चलो, अब एक और काम कर लेते हैं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ऐसा ही सेम एग्जांपल कर लेते हैं एक और। कितने टाइम से चल रही है क्लास, ये तो बता दो मेरे को। 51 मिनट ही हुए सर। हुए क्या, बहुत हो गए अब तो, अगला टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में लेना पड़ेगा एमसीक्यूज के साथ। फिर डाउट पूछ सकते हैं क्या अभी? अभी तो यार क्या पूछोगे डाउट, किस इसी चैप्टर के? हाँ सर, इसी का है। क्या डाउट है ऐसे, अभी पूछ लो फटाफट। मतलब सर वो फोटो खींची भेज दो, आप बता देना। चलो चलो, हाँ चलो, इसका नेमिंग करेंगे, वही सेम सा नेमिंग आएगा, टेट्रा एक्वा आयरन 3 म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो टेट्रा एक्वा आयरन 3 सल्फेट। देखो एक तो ये हो गया, अब इसका एक और नाम कर सकते हैं, एक और नाम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो नोटिस करो अगर आप कर पाओगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी सेम है। हाँ सर। अब देखो इसका नाम क्या हो सकता है, देखो 4 वाटर यहाँ पर, 4 वाटर यहाँ पर, तो इसका एक और नाम सुनो, थोड़ा समझना पड़ेगा, 4 और 4 8 हो गए, तो ऑक्टा एक्वा, पहले वाटर का नाम लिखो फिर इसका नाम लिखो, म्यू डाई हाइड्रोक्सीडो, सर। एक सेकेंड, डाई आयरन, हाँ बोलो। हाँ सर, ये आयरन का ही बोल रही थी कि आयरन भी तो 2 है। नहीं, आयरन भी 2 है इसलिए डाई आयरन लिखा, अब आयरन मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमेशा याद रखो कैटाइन एंड हमेशा मेटल से होता है, तो पहले जितने भी लिगेंड्स है ना उनको लिख दो, पहला लिगेंड कौन था, पहला लिखोगे बाहर वाले लिगेंड को, तो ऑक्टा एक्वा हो गया, फिर किसको लिखोगे, ब्रिजिंग लिगेंड्स को, तो क्या हो गया, म्यू डाई हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको लिख देना सही से, मैंने डाई हाइड्रो लिख दिया, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सीडो, और फिर बचा कौन, सिर्फ मेटल बचा, तो 2 बार Fe है तो डाई आयरन 3, और फिर क्या हो जाएगा, सल्फेट। ये वाला एग्जांपल समझ में आएगा क्या किया, चलो आ गया सर। आ गया। अब एक और एग्जांपल कर लो, कर ही रहे हो तो लास्ट एग्जांपल, फिर ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाए, फिर अपने 2 टॉपिक बचेंगे इसके बाद, एक बचेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक बचेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और एक बचेगा अपने पास, क्या पढ़ा रहा था मैं स्टार्टिंग में, कार्बोनिल वाला है ना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, फिर अपना बाकी सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे। अब उसके बाद भी इक्का दुक्का 10 साल, उसके बाद भी 10 साल में एक क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, क्या बोल रहे हो? फेरोसिन सर, वो आप बताए थे ना। हाँ फेरोसिन, तो फेरोसिन में बस आपको फेरोसिन वहीं पे EAN में कराएंगे, उतना ही पढ़ना है फेरोसिन में, EAN पढ़ेंगे ना अभी हम,
अच्छा इसके बाद 2 टॉपिक बचे अपने, एक तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और भी कुछ बचेगा तो करा देंगे। बाकी यार मैं बताऊं 98% ये हो गया, इतना करके चल जाओ काफी है। अब उसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो खतरनाक, वो किसी से नहीं होते, ये समझ लो। वो जो एकदम एकदम रिच क्लास है ना, एकदम टॉप क्लास, टॉप 1000 या टॉप 10,000 वाले, टॉप 5000 वाले, उनसे होंगे बस। 10,000 भी ज्यादा बोल दें, एकदम टॉप क्लास हो गए, छोड़ने की वो छोड़ने के लिए वो। अब वो आता भी 10 साल में एक बार है, वो कोचिंग वालों के भी होश उड़ जाते हैं उसमें। तो ये है, वो जो टॉपिक्स कराते हैं वो सारे मैंने करा दिए। अब उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा तो फिर तो हम क्या, किसी को ही नहीं पता वो। अब इसका क्या करेंगे, देखो इसमें भी वही सेम चीज है, इसमें वही सेम चीज है। तो इसमें क्या कर देंगे, वही सेम कर दो। 3 और 3 6 है, तो पहले क्या लिखोगे, हेक्सा कार्बोनाइल, फिर 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा, म्यू ट्राई कार्बोनाइल डाई आयरन। बस यही करना था आप लोगों को, इसके अलावा तो मैं क्या बताऊं देखो इसमें। सर हाँ बोलो। सर इसमें अगर जैसे 2 तो ऊपर नीचे कार्बोनिल हो और बीच में दूसरा कोई लिगेंड हो तो फिर एक म्यू अलग से लिखेंगे। क्या, अरे 2 कार्बोनिल और एक क्या हो लिगेंडो, कहाँ पे, समझ नहीं पा रहा मैं। अब वो ऐसे अगर अलग होगा तो फिर अलग अलग वाला तो हमने कर लिया ना, ये वाला। ऐसा हमेशा होगा क्या कि जनरली जो बाहर वाला हमेशा सेम ही होगा, ये ऐसे नहीं होंगे कि अलग अलग होंगे। बाकी अगर अलग अलग होंगे तो अल्फाबेटिक चला देना, अल्फाबेटिक सर चलाते ये चलो। नहीं बोल रही मैं, वो जो ब्रिजिंग वाला है ब्रिजिंग ना, वाला अलग अलग हो। उसमें जैसे ऊपर नीचे कार्बोनिल हो और बीच में कोई दूसरा लिगेंड। हाँ तो कर लो, तो सिंपल है, कुछ ही कर लो। फिर आप ऐसा हो जाएगा, म्यू डाई कार्बोनिल म्यू ब्रोमिडो, पहले बी आएगा आ तो, गया सर। है ना, वो अपने जैसे करते हैं, बस वो म्यू का कॉन्सेप्ट है बस। चलो अब अनिल सर इसका फटाफट। हाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0। लिख दिया सर मैंने। इसका 0 होगा ना, ये देखो इसका 0 एक्स, कार्बोनिल का 0 0 0 एक्स 0 0। चलो अब एक बार सुन लो फटाफट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। वैसे आजकल रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रखी है, रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पा रही।